welcome back to your on channel डॉक्टर एग्री बिजनेस एग्री टॉक विद द एक्सपर्ट की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस सीरीज में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही नए सब्जेक्ट पे चर्चा करने जा रहे हैं। और इस सीरीज में आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट है उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आज हम किस पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर हमको मास्टर इन एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी करना हो या जेआरएफ में एग्रो मेट्रोलॉजी से एग्ज़ाम देना हो तो हम किस तरह से उसमें तैयारी करेंगे, किस तरह से कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, किस तरह से प्लानिंग करेंगे, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस पर्टिकुलर वीडियो में। क्यों मजा आने वाला है वो भी हम अभी बताएंगे आपको, क्योंकि आज हमारे साथ हैं यंग और एनर्जेटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अजीत मंडल सर। अजीत मंडल सर, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम एग्री टॉक शो विद एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी प्रणाम सर। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सर के बारे में आपको एक ब्रीफ बायोडाटा बता देना चाहता हूँ। सर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट इन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी बीयू साबोर में है और प्रेजेंटली डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज किशनगंज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने जमाने में सर को तो देख के लग भी रहा होगा, सर काफी यंग है और एनर्जेटिक भी है, डायनेमिक भी है। और अपने जमाने में जेआरएफ विद द फेलोशिप को इन्होंने मास्टर डिग्री किया है। और ये जेआरएफ जो इन्होंने निकाला था वो टीएनयू से किया है। टीएनयू आप लोग जानते हैं, वेल नोन वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है एग्रीकल्चर में, तो सर वहाँ से पढ़े हैं। और सर का इसके अलावा सर का जो एक्सपर्टाइज है वो तो अपने एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का है। उसके अलावा सर ने 3 साल से ज़्यादा समय गवर्नमेंट ऑफ बिहार में अपनी सेवाएं दी हैं। बीपीएससी का एग्ज़ाम भी इन्होंने निकाला है। तो ये सारी कुछ चीज़ों के साथ में मैं सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस हमारे प्रोग्राम में। और सर मैं आपको एक थोड़ा सा हमारे इस प्रोग्राम के बारे में भी ब्रीफ करना चाहूँगा कि सर हम एग्री टॉक विद द एक्सपर्ट के इस मंच पे जो है हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक गाइडेंस देने का काम कर रहे हैं कि वो हायर एजुकेशन में किस तरह से प्रिपेयर करें, जेआरएफ की तैयारी करें तो कैसे करें, टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, या उनके अपने सवाल ऐसे बहुत सारे, तो वो सारे सवाल का जवाब हम इस माध्यम से उनको देने की कोशिश कर रहे हैं सर। तो इसी कड़ी में डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है ये 5वां एपिसोड है सर। और इसमें जो है आज हम डॉक्टर साहब के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे हम एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं, कैसे एडमिशन होगा। और सबसे पहले मेरा सवाल है सर आपसे कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी एग्रीकल्चर में बहुत ही नया सा लगता है सर। मैं पर्सनली मुझे नहीं लगता है और इतना कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इम्पोर्टेंट तो ये डेफिनेटली है मुझे लगता है, लेकिन सर फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये इतना पॉपुलर अगर नहीं है तो इसके रीज़न क्या रीज़न रहे हैं और इसका स्कोप क्या है, ताकि बच्चों को पता चले कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में भी स्कोप है या नहीं है, है तो कहाँ पे है, सो दैट उनको एक मार्गदर्शन मिले आपका सर। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। बात ये है कि सर एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी जी तो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का अभी आपकी का बात तो सही है कि अभी ये नया है, लेकिन नया में देखिएगा कि जब सबसे अधिक जब हमारा क्लाइमेट पर जब बात होने लगा कि हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है जी, तो जब चेंज हो रहा है तो हमारा एग्रीकल्चर पैटर्न चेंज हो रहा है। इसको जो लीड करने वाले थे, पहले मेट्रोलॉजी का जो पढ़ाया मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट में था, जो आईएमडी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ पुणे में था, तो वहाँ से होता था। तो वहाँ में डॉक्टर एल ए रामदास, जिसको फादर हम एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का उन्होंने लीड किया 1932 में, एक डिपार्टमेंट सेपरेट किया कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। पहले एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी को हम लोग एग्रोनॉमी के साथ पढ़ते थे जी, एग्रोनॉमी के साथ पढ़ते थे। अभी इनका इतना बड़ा स्कोप हो गया कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी सब सब्जेक्ट का एक एक्युमुलेट है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन हर सब्जेक्ट में अब सेपरेटली इसको पढ़ाया जा रहा है जी। पर इसमें एमएससी का डिग्री होने लग गया, एमएससी होने लग गया, सब होने लगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। अब ये चीज
जो है अभी बहुत लेटेस्ट है और अभी कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर जो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से इनको सब जगह जितना भी केवीके में है सब जगह एक एसएमएस का कंपलसरी कर दिया कि एग्रोमेट्रोलॉजी में होना चाहिए पूरा इंडिया में। एक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट मेट्रोलॉजी होना चाहिए, ये कंपलसरी कर दिया। कंपलसरी कर दिया, लेकिन अभी सभी जगह नहीं हुआ, लेकिन होगा किसी आगे से जी। तो ये हो गया। और इसका देखा गया कि पहले जैसे हम लोग पढ़ते थे क्लाइमेट पर, तो क्लाइमेट कहते हैं कि इन्वायरमेंटल साइंस में देखिएगा कि ये कहा जाता है कि हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ, ये चेंज हुआ था, उसमें ये रूप नहीं दिखाता कि हमारा क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या करना चाहिए। लेकिन एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी ये सब्जेक्ट को दिखाता है कि हमारा क्लाइमेट चेंज हुआ, तो चेंज हुआ तो हमको क्या प्रैक्टिस यूज करना है फील्ड में। जैसे अगर आप मान लीजिए कि बहुत रेनफॉल हो गया, हमारा फोरकास्ट जो रहता है उसके आधार पर रेनफॉल हो गया तो उसमें फर्टिलाइजर अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर रेनफॉल बहुत हो रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ गया तो हमारे फील्ड में कौन सा इंसेक्ट आ जाएगा, कौन सा पेस्ट आ जाएगा, तो इसको हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं और इसी पर स्टडी करते हैं मेट्रोलॉजी में, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में, कि यही मेन हो। तो डियर स्टूडेंट, जैसा सर ने बताया कि एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी एक नया सब्जेक्ट भले ही है क्योंकि वो लेट स्टार्ट हुआ है, सेपरेट लेट हुआ है, तो लेकिन ऐसा नहीं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नया होना और इम्पोर्टेंट होना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ये नया तो है ही, उतना पॉपुलर भले ही स्टूडेंट्स में नहीं हुआ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? खेती के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो अगर एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का हमको नॉलेज होगा, मौसम का हमको ज्ञान होगा, तो हम उस हिसाब से सोइंग कर सकते हैं, उस हिसाब से हम जो है वीड एप्लीकेशन कर सकते हैं, कोई इंसेक्टिसाइड अप्लाई कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इवन जो भी तरह का प्रोसेसिंग या कुछ भी हमको करना पड़े तो हम जो है मौसम के आधार पे कर सकते हैं। 2 दिन पहले हमको पता चल जाए कि मौसम खराब होने वाला है तो हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे रिसेंटली ही राजस्थान में क्या हुआ कि लोगों को पता नहीं था और लोगों ने बाजरा, जिसको आप पानी मिलेट बोलते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कर दी और जैसे दूसरे दिन से बारिश स्टार्ट हो गई और कंटिन्यू 3-4 दिन 5 दिन बारिश हुआ और पूरा बाजरा खेत में ही जो है जर्मिनेट हो गया, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन अगर वहाँ पे ही अगर किसानों को पता होता, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता कि भाई बारिश होना है, कुछ दिन तक कंटिन्यू बारिश का अनुमान है, तो वो नुकसानों से बच सकते थे। तो कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ ये आप डिसाइड करिए। चलिए सर, इसमें हम जो है इसी टॉक को आगे बढ़ाते हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे सर कि अगर मान लीजिए हमारे जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है या एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, वो इसमें अगर जीआरएफ की तैयारी करना चाहें, इसी में हायर एजुकेशन लेना चाहें कि भाई हम जो है मास्टर डिग्री इसमें करेंगे, तो उसका क्या तरीका है, कौन से एग्जाम दें या जीआरएफ का एग्जाम दें तो वो कौन से कैसे मतलब होता है, उस पर थोड़ा सा आप बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। जी, तो सबसे पहली बात है कि सर कोई भी सब्जेक्ट में आने के लिए तो हम लोग को तो ये 2 रास्ता तो पता है। एक तो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर कंडक्ट करती है, स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, तो उसको डायरेक्ट आप उससे माध्यम से उसको सब्जेक्ट अलॉट हो जाता है। और एक होता है आईसीआर जो कि एग्रीकल्चर को लीड करते हैं पूरा इंडिया में, तो उसके थ्रू भी आप ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे एक मेजर सब्जेक्ट में आपको लेना होगा, जैसे कि आपको फिजिकल साइंस, तो फिजिकल साइंस में बहुत सारा सब्जेक्ट आते हैं। मेजर जैसे बीएससी लेवल पर फिजिकल साइंस लीजिएगा तो सॉइल साइंस, सॉइल केमिकल्स, सॉइल फिजिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रोमेट्रोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट आते हैं। मतलब अगर जीआरएफ देना होगा आपको तो उसमें आपको फिजिकल साइंस चूज करना पड़ेगा, फिजिकल साइंस चूज करना। और उसका सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट, तो उसका सिलेबस में जो अभी सब्जेक्ट है तो मेन सब्जेक्ट आता है सॉइल साइंस का क्वेश्चन, मेन सब्जेक्ट। और उसके बाद तो जैसे जीआरएफ के लिए तो आपको तो पता ही है कि जनरल एग्रीकल्चर भी रहेगा, फिर फिजिकल साइंस। तो उसमें जिस समय हम तैयारी कर रहे थे तो उसमें हम फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस जो इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस भोपाल से जो आता है उसका बुक पढ़ाई किए थे, ISSS। हाँ ISSS, उसको तो सॉइल साइंस का बाइबल बोलते हैं। हाँ, तो वो बुक ऐसा है कि एक मेन गाइड है, उसमें अगर आप पढ़ाई कर लिए तो वही बुक आपको पीएचडी तक क्लियर कर देगा। मतलब पीएचडी तक आपको वही बुक है, एक नॉलेज दे देगा। समझिए कि आपका एक रेखा है, उससे आगे पीछे नहीं जाना है, उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए शायद उसको बाइबल बोलते हैं। हाँ जी, इससे बाहर नहीं जाता क्वेश्चन। और दूसरा बुक अगर देखिएगा तो दिलीप कुमार दास का भी है, हाँ DK दास का जो इसी के विषय आता है सॉइल साइंस का, और बहुत सारा बुक। एक छोटा सा बुक उसमें और चलता है जो बहुत ही छोटा बुक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक होता है सर, मैं
शायद मैं उसका नाम विश्वास टीडी विश्वास। टीडी विश्वास। जी सर। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण ये महत्वपूर्ण है। और देखिए जैसे फिजिकल साइंस को तैयारी करने के लिए जैसे हम जो तैयारी के हम अपना जो अनुभव बताते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई एक ही बुक से आपको क्लियर होगा। जो SSS जो बुक बोले आप, जो भोपाल से रिलीज होता है, तो उसमें सॉइल साइंस से लगभग में 60 to 70% कवर कर लेते हैं। मतलब पूरा सिलेबस का 70% कवर कर लेते हैं। बाद बाकी कुछ पोर्शन हुआ, जैसे हम लोगों को इसमें हम फिर उसके बाद 12th का भी पढ़ाई, 12th का उसमें क्या हुआ था कि जैसे हम इकोलॉजी पोर्शन हुआ, बायोडाइवर्सिटी हुआ, तो ये सब पोर्शन हम उस बुक से कवर किए थे और हमको डायरेक्ट मैच भी किया था और कुछ पूछा भी था, उसमें से आया भी था। जैसे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कोई एक्ट जैसे पॉल्यूशन एक्ट कब हुआ, ये हुआ, तो पॉल्यूशन चैप्टर हम उससे पढ़ाई किए थे और उसमें हमको बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन मिले जी जी। और सर इसमें जो है दूसरा एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज उसके लिए था कि प्लानिंग कैसे करके, मतलब कब तक कितना समय देना होगा, रोज कितना पढ़े और कितना पढ़े अपने साथ कैसे पढ़े, भाई 2 घंटा पढ़ना है कैसे पढ़े, तो उसके लिए सर हमारे स्टूडेंट्स को आप बताइए कि आप किस तरह से तैयारी करके आप ज़्यादा से ज़्यादा गेम लर्न कर सकते जी जी। ये एक बात है, अगर हम अपने बारे में बताएं तो हम तो थोड़ा क्लास में कमज़ोर ही थे, मतलब एवरेज से भी लो, लेकिन सर अभी तो आप नहीं हैं। नहीं, उसका रीज़न ये हुआ कि हमको एक चैलेंज लग गया कि हमको कैसे कवर करना है जी। तो इसके लिए सबसे कमज़ोर पॉइंट होता है स्टूडेंट का कि जो भी फेस्टिवल आता है उस फेस्टिवल को बहुत मजे करता है, घर भाग जाते हैं उधर। तो हमारा क्या होता था, जब हमको तैयारी करने का आता था समय, तब हमारा एक सीनियर था पंतनगर में, वहाँ से वो तैयारी कर से गए थे, एनवायरमेंटल साइंस में लिए थे। तो हम क्या करते थे, जैसे कोई हम नागालैंड से BSc एग्रीकल्चर किए हैं जी, तो वहाँ हमको 2 महीना का छुट्टी मिलता था, सेमेस्टर ब्रेक। तो 2 मंथ का छुट्टी मिलता था, तो सब हमारे पार्टनर क्लासमेट सब आकर के अपना घर जाते थे जी। तो इसमें क्या होता था कि वो घर जाते थे, तो हम क्या करते थे, हम वहाँ से घोड़ा बिस्तरा लेते थे, नागालैंड से चले जाते पंतनगर तैयारी करने। तो हमको 20 से 25 दिन वहाँ रहते थे, हमको पूरा क्लियर कर दिया, और कोई अगर डाउट हुआ तो उसको करते थे। तो इसको तैयारी करने के अगर कोई हम स्टूडेंट को कहेंगे तो सबसे पहले अगर JRF निकालना है तो कुछ तैयारी ना पड़ता है, और छुट्टियों का स्पेशल डालना पड़ता है। छुट्टी जब बच्चे स्टूडेंट सब घर जा रहे होते हैं और जो पढ़ रहा होता है वही आगे बढ़ जाता है। वही तो मेरा एक कंसेप्ट था कि हमारा तो थिंकिंग था कि हम कमजोर हैं बैच में, तो कमजोर है तो हमको कैसे डेवलप करना है। तो हमको इतना दिमाग में था कि ये सब जब देखते थे कि खुशी मनाता है उस समय हम तैयारी करते थे, तो आप उसके लेवल में आ जाते, तब हम उसके लेवल में आए। तो ऐसे करते गए, तो बाद में पता चला जब नागालैंड का रिजल्ट आया तो मैं नागालैंड का रिकॉर्ड तोड़ कैंडिडेट था, ऑल इंडिया में 20 रैंक, ऑल इंडिया में आप 20 रैंक 20 रैंक। हमको फिर नागालैंड में बहुत प्रोत्साहन मिला कि सबसे पीछे रह, क्लास में पीछे थे, मतलब लेकिन ऐसा हाँ तब से तब हमको उस समय में हम ऑल इंडिया टूर में गए थे TNU, तो TNU गए थे तो हमको TNU का बहुत बढ़िया लगा था सब चीज़। तो मेरा उसी समय से सपना हो गया कि मैं TNU में एडमिशन लूँगा, और वो बहुत बढ़िया कॉलेज यूनिवर्सिटी है, नामी है, वहाँ पे पढ़ाई का भी लेवल है। वो हम भी टूर पे गए थे तभी जाने, तो बच्चों को लेके, तो वो एक अच्छा यूनिवर्सिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें सर हम आगे इस चर्चा को बढ़ाए सर, तो कितना घंटा स्टूडेंट पढ़ाई करना चाहिए अगर डेली बेसिस पे, और कब से स्टार्ट कर देना चाहिए तैयारी, 3rd ईयर में या 2nd ईयर में या 4th ईयर में? सबसे हमारा जो पिक पॉइंट लगता है सर कि जैसे 2nd ईयर कंप्लीट होते ही उसको चूज कर लेना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट क्लास। हाँ नहीं, हम जो देखे हैं सर हमारे क्लासमेट के साथ और हम भी पढ़ाते कुछ बच्चों के साथ कि कुछ बच्चे ऐसा होता है कि उसको कौन सब्जेक्ट रखना है वो चूज करते करते लास्ट बीत जाता है, फिर 3rd ईयर भी खत्म हो जाता है, 3rd ईयर खत्म हो जाता है, उसका टाइम निकल जाता है, इसके चक्कर में उसको JRF सीट नहीं मिलता है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको डिसीजन मेकिंग बहुत पहले कर लेना चाहिए, 2nd ईयर खत्म होते होते आपको माइंड सेट बना लेना चाहिए कि मुझे एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में ही तैयारी करना है, सोइल साइंस में तैयारी करना है, जिसमें तैयारी करना है। उसके बाद फिर जो है आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए और स्टडीज फॉलो करनी चाहिए, जिससे हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। तो कैसे तैयारी करें सर? जैसे आपको फिजिकल साइंस रखना है तो देखिए हम 2nd ईयर इसीलिए बोलते हैं, 2nd ईयर कंप्लीट होते होते हमारा 4 सेमेस्टर कंप्लीट होता है। 4 सेमेस्टर कंप्लीट होने में हमको जो डिसीजन लेने वाले स्टूडेंट होता है वो ले लेते हैं कि हमको कौन सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है,
वैसे जनरली देखा गया है कि अगर जो मेडिकल करके आता है एग्रीकल्चर ट्राई करने तो प्लांट साइंस लेता है, अगर उसी में कुछ अलग रहता है तो उसको फिजिकल साइंस में स्टूडेंट बहुत कम रहते हैं कंपेयर टू। रीजन क्या है सर? आप इसलिए रीजन है कि देखिए जैसे प्लांट साइंस में आप देखिएगा तो जो भी मेडिकल कैंडिडेट तैयारी करते हैं तो उसको लगता है कि जेनेटिक्स का हुआ ये आसान रहता है, जेनेटिक्स पढ़ाई की लगता है आसान जी, उसकी बैकग्राउंड ऑलरेडी क्लियर रहता है। क्लियर रहता है, लेकिन जब बाद में और देखता है तो देखता है कि बहुत टफ भी है। हाँ बिल्कुल फाइन सर। तो अब वही चीज अगर हम फिजिकल साइंस में देखते हैं तो वो इनिशियल टाइम में टफ लगता है क्योंकि उसका कुछ नाम है, जैसे सॉइल का कुछ टेक्सोनॉमी हो गया, उसका कुछ हाँ, उसका कुछ टर्मिनोलॉजी है। अगर उस टर्मिनोलॉजी को बढ़िया से समझ ले तो फिर उससे इंटरेस्टेड कोई सब्जेक्ट नहीं। अच्छा, ये चीज है तो वही चीज और सेकंड ईयर से डिसाइड कर लेना चाहिए। अच्छा, और सर थर्ड ईयर से पढ़ाई स्टार्ट कर देना। थर्ड ईयर से क्लास तो रहता ही है। हाँ, क्लास टाइम में तो हम लोगों को क्लास का भी ध्यान देना रहता है। तो जब भी टाइम मिले घूमने फिरने में, जैसे कुछ फेस्टिवल में कुछ में भी, तो उस समय एक डिसाइडेड बुक को अपना कंटिन्यूअस कर दे, कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ते रहना चाहिए ताकि एक पर्टिकुलर कोर्स खत्म हो जाए, पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ सिलेबस जो खत्म हो जाए और लास्ट में जब आप पूरा फोकस करके पढ़े तो आपको आसानी हो जाए। जी, उसमें एक चीज और है सर कि जैसे कोर्स तो हम लोग को साथ में भी खत्म होते रहता है। हाँ। तो जो सब्जेक्ट रख ले स्टूडेंट तो उसको पहले ही उस सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ करके नोट तैयार कर लेते। अच्छा, मतलब जो कोर्स जो बीएससी में पढ़ते हैं उसी टाइम पे आपका कोर्स डिसाइड हो गया कि मुझे सोशल साइंस वाला जाना है या फिजिकल साइंस में जाना है, तो उसी के उस टाइम पे जो भी कोर्स उससे रिलेटेड है उसकी नोट बनाते हैं। जी, उसका एक सिलेबस प्रिंट आउट करके रख ले, जो जो उसको सिलेबस में लगा कि ये कोर्स पढ़ाया गया वो उसको डीपली पढ़ करके नोट तैयार करके रखते जाए। लास्ट में उसको 4 से 5 महीना वो तैयारी करे बढ़िया से तो आराम से हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है सर का अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आप सेकेंड ईयर में आप डिसीजन मेकिंग कर लिए और थर्ड ईयर से अगर आपने थोड़ा थोड़ा समय देके भी या कोर्स वर्क जो मतलब या जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं बीएससी में उसको भी अगर आप नोट्स बना के थोड़ा थोड़ा टाइम देके पढ़ते रहें और लास्ट में अगर 6 महीना भी अगर बढ़िया से तैयारी कर लिया तो भी आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। सर इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप बता रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को। और सर इसमें एक चीज़ और आता है कि सर बच्चों का एक कन्फ्यूजन होता है कि आजकल कोचिंग चल रहा है सर, तो एक तो कोचिंग का रोल क्या है इसमें या है जरूरी है नहीं, दूसरा खुद की नोट्स मेकिंग पे कितना ध्यान दें। देखिए सर, कोचिंग का भी तो कोचिंग जैसे हम लोग एक बात करते हैं कि ये भी एक कोचिंग ही है बिल्कुल। तो दूसरी बात है कि कोचिंग कितनों पढ़ेगा मेरे उससे कोई डिपेंडेंट नहीं। सबसे पहला डिपेंडेंट है उसका कि कितना सेल्फ स्टडी करते हैं, खुद कितना मेहनत करते हैं। और जो कोचिंग जो है या कुछ भी है तो जो भी बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके पास टीचर का कमी नहीं, हर सब्जेक्ट में पूछ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। अगर वहाँ उतना अगर हेल्प लेकर मतलब पैसा देके कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं, खुद से करके आराम से निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है यहाँ पे कि पैसा देके कोचिंग ज्वाइन करने से जेआरएफ नहीं निकलने वाला है। जेआरएफ निकलने वाला है खुद की पढ़ाई से, सेल्फ स्टडी से और विद द गाइडेंस ऑफ योर सीनियर और योर टीचर। तो इस चीज़ का इम्पोर्टेंट एक यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो उसके बाद में सर हम बात करते हैं कि एक स्टूडेंट का ये भी रहता है कि भाई जनरल एग्रीकल्चर वाला पोर्शन वो स्टूडेंट कम महत्व देता है कि भाई हम तो एग्रोमेट्रोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो अब हमको एग्रोमेट्रोलॉजी या सोइल साइंस पे ध्यान देना है, तो जनरल एग्रीकल्चर पे कम फोकस देता है। तो क्या आपको लगता है सर कि इसका क्या रोल है? नहीं, उसको हर पोर्शन पर देना होगा, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन तो उसका जो सोइल साइंस जैसे फिजिकल साइंस 2% देना होगा। लेकिन ऐसा है कि 10 से 15% जनरल एग्रीकल्चर का ही जाते हैं जिसमें सब पोर्शन थोड़ा टच कर लेते हैं, जिसमें कि आपको जैसे कि हम लोगों को जो भी योजना चलता है इकोनॉमिक्स का हो या एक्सटेंशन का हो तो ये सब आता है, उसमें भी कुछ हाईलाइटेड रहता है। जैसे आपको 10 साल 15 साल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो हाईलाइटेड क्लियर करने से क्लियर हो। उसकी तैयारी कैसे करेगा स्टूडेंट? उसकी तैयारी करना चाहे साथ के साथ में या कोई उसके लिए कोई स्पेशल बुक आप सजेस्ट देखिए, जैसे उसके लिए कोई स्पेशल बुक है तो सब्जेक्ट वाइज भी है, आरएस कांतवा का हुआ, जैन ब्रोदर का भी बुक आता है, तो ये सब बहुत सारा बुक है। उनका भी है, जनरल एग्रीकल्चर के दोनों वॉल्यूम जो है तो वो भी बहुत अच्छा बुक है जी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सर के द्वारा दी जा रही है और मुझे उम्मीद है जो स्टूडेंट्स की आपको ये
जरूर पसंद आया होगा और आपको जरूर लाभान्वित आप इसमें हो रहे होंगे। इसमें सर एक हमारा, हम इस वीडियो को कंक्लूड करने की तरफ बढ़ रहे हैं, एक हमारा सर आखिरी रिक्वेस्ट आपसे है कि हमारे स्टूडेंट्स को आपके अपने अनुभव के आधार पे कोई स्पेशल 1 या 2 टिप्स देना चाहें कि भाई ये अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। देखिए सर, टिप्स तो कुछ ऐसा नहीं है, सब जो भी कैंडिडेट है उसके लिए कुछ स्पेशल स्टोर को अपने तरीके से टिप्स होगा जी। जैसे कुछ कमजोर भी है या कुछ तेज भी है, तो सबका अपना अपना एक लेवल का और अपने जो भी ये टिप्स है वो अपने लेवल को मैच करता है जी, जैसे सबका अपना स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है। वीकनेस होता है, तो वो अपने स्ट्रेंथ को पहचाने और उसी को टिप्स बनाए। जैसे मेरा ये था कि सबसे पहले कि हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग मम्मी पापा खेत में जाते थे, हम सवेरे उठ जाते थे जी। तो एक दिन क्या होगा कि जब हम कॉलेज में घूम रहे थे तो हम आपको 4:30 बजे घूम रहे जी। तो हमारा सीनियर ने हमको देखा और कहा कि यार तुम 4:30 बजे उठ रहा है, आप पढ़ने में स्कूल है। तो हम लीजिए, हम 4:30 बजे सभी उठते हैं, हमको आदत भी है। तो बोला कि यही तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जी, तुम 4:30 बजे उठो और उसी को तैयारी करो 5 साढ़े 5 बजे तक, तो तुमको 1-1.5 घंटा निकल जाएगा, मतलब आधा दिन का पढ़ाई हो गई, आधा दिन का पढ़ाई हो गया। तो फिर हम उस चीज़ को हमको बहुत अच्छा लगा और उसी समय से तैयारी किए। तो हम 4:30 बजे जो उठते थे उसको हम कन्वर्ट कर लिए 4 बजे, हाँ कभी 3:30 बजे। तो ऐसे करते करते हम 5:30-6 बजे तक जब उठते थे, अच्छा खासा पढ़ा होता था। उस समय तक हमारे नागालैंड में जो भी बैच में थे, एक भी हमारा बैच में नहीं उठते जी, तो उसको भी नहीं लगता था कि हम पढ़ते हैं, वो एक्स्ट्रा एफर्ट आपका हो गया और वही आपको मदद करता है जी। तो यहाँ पे सर का सर वैसे बोल रहे हैं कि कोई स्पेशल टिप्स नहीं है, लेकिन स्पेशल टिप्स है यहाँ पे। मैं बताता हूँ स्पेशल टिप्स क्या है कि सर ने बोला कि आपका स्ट्रेंथ ही आपका स्पेशल टिप्स है। आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, हर स्ट्रेंथ में कुछ कमियां होती है, हर स्ट्रेंथ में कुछ वीकनेस होती है, साथ में कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ उसका प्लस पॉइंट होते हैं। तो आपको अपने प्लस पॉइंट को पहचानना, जैसे सर का प्लस पॉइंट था कि सर जल्दी उठ जाते हैं, हर कोई जल्दी उठ नहीं उठ पाता है। अगर आपका भी कोई ऐसा प्लस पॉइंट है उसको पहचानिए और उस पर काम करिए, डेफिनेटली आपका जीआरएफ में भी होगा और लाइफ में भी आप सक्सेस आगे होते रहेंगे। तो सर इस पर्टिकुलर टॉक के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हमको विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए डॉक्टर एग्री बिजनेस। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी अगले एक्सपर्ट के साथ, कोई दूसरे एक्सपर्ट के साथ, कोई अलग टॉपिक के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।